नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का आज हमारा 17वां अध्याय है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में हमारे भारत के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति जी, जिन्हें महामहिम भी कहते हैं, उनके विषय में पूरी जानकारी दी जाएगी। और देखिए, ये जानकारी आप लोगों को क्यों दे रहे हैं ये मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर आप लोगों को करा रहे हैं तैयारी यूपीएससी आईएएस प्री एग्जाम की, वो भी हिंदी में, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्रों को अपनी तैयारी करने के लिए पूरा कंटेंट नहीं मिल पाता है। और जो भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी आपको पढ़ा रहे हैं, वो एम लक्ष्मीकांत जी के 6ठे संस्करण से पढ़ा रहे हैं। ओके दोस्तों, इस संस्करण के अंतर्गत यानी कि इस अध्याय के अंतर्गत हम आप लोगों को राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंध में और राष्ट्रपति के आहार त्याग के संबंध में और राष्ट्रपति पर महाअभियोग कैसे लगाया जा सकता है इस संबंध में और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या हैं इस संदर्भ में और राष्ट्रपति के खिलाफ अध्यादेश कैसे लाया जाता है इस संबंध में सारे एमसीक्यूज पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अब हमारी 2 वीडियोस आप लोगों को लगातार मिल रही हैं। एक ज्योग्राफी की भी हमने कल से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप उसकी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देंगे, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आप लोगों के टाइम को वेस्ट ना करते हुए। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न। पहले प्रश्न से पहले आप लोगों को एक बात आवश्यक रूप से बता देंगे कि राष्ट्रपति जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसकी वीडियोस आप लोगों को 2 भागों में मिलेंगी। आज इसका पहला अध्याय आप लोगों के लिए लेकर के आए। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट, संघ की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका का वर्णन संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए, भाग दूसरा अनुच्छेद 5 से लेकर के 11, भाग तीसरा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35, भाग चौथा अनुच्छेद 36 से लेकर के 51, भाग आपका 5वां अनुच्छेद 52 से लेकर के 78। तो देखिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। यहाँ पर आपका विकल्प चौथा सही है, यानी संघ की कार्यपालिका का वर्णन हमारे संविधान के भाग 5 में, जिसमें अनुच्छेद दे रखे हैं 52 से लेकर के 78, इसके अंतर्गत संघ की कार्यपालिका का वर्णन दिया गया है दोस्तों। और देखिए, फिर अगर हम बात करें संविधान के भाग दूसरे की, तो संविधान के भाग दूसरे में आपकी नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है 5 से लेकर के 11 तक। संविधान का भाग तीसरा, संविधान के भाग तीसरा आपके मूलभूत अधिकारों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद आते हैं 12 से लेकर के 35। संविधान का भाग चौथा जो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक संबंधित है। इस चौथा भाग जो है आपके संविधान का, ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों यहाँ पर आप हमारी बात को समझ गए होंगे। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है। दोबारा देखिए प्रश्न को, संघ की कार्यपालिका में निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है। संघ की कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं होता? राष्ट्रपति शामिल नहीं होता, या हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी शामिल नहीं होते, या प्रधानमंत्री जी, या कलेक्टर शामिल नहीं होता। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है कलेक्टर संघ की कार्यपालिका में शामिल नहीं होता। जबकि संघ की कार्यपालिका में हमारे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी तथा मंत्रिमंडल और तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। देखिए दोस्तों, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। भारत का अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी कहते हैं। वर्तमान में भारत का आपका अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी हैं। कौन है दोस्तों? वर्तमान में हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी के वेणुगोपाल जी हैं। आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का सटीक उत्तर कलेक्टर, यानी कि 4th पॉइंट यहाँ पर आपका गलत दिया गया है। देखते हैं हम अपने अगले नंबर का प्रश्न, प्रश्न नंबर तीसरा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर तीसरे को देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न आपका क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि हमारे भारत में जो राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपका क्या कहता है? देखिए, निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन होता है, यानी कि निर्वाचन मंडल के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा उसे चुना जाता है। दूसरा बिंदु कहता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य इस चीज को चुनते हैं, यानी कि निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं
वो राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। चौथा पॉइंट कहता है आपके केंद्र शासित प्रदेश जिसमें हमारा दिल्ली है, पौंडीचेरी है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पहला पॉइंट जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, दूसरा भी कह रहा है बिल्कुल ये भी सही है, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी चुनाव करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति जी का, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सब लोग मिलकर हमारे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, यानी भारत के राष्ट्रपति को चुनते हैं। देखिए दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे कथन सत्य है। देखिए दोस्तों, ये चीज मैंने आप लोगों को बता दी, परंतु यहाँ पे एक लॉजिक है। देखिए यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, दिल्ली, पौंडीचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य, यानी मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि चुने हुए सदस्य ही भाग लेते हैं, जिन्हें मनोनीत किया जाता है वो सदस्य यहाँ पर भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य, देखिए संसद में जो मनोनीत सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा चुना जाता है, और मनोनीत सदस्य को आप इस शब्द से समझ सकते हैं, मनोनीत सदस्य वह होते जो चुन करके नहीं आते, सिफारिश से नियुक्त किए जाते। ओके दोस्तों, मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति को चुनने का अधिकार नहीं है हमारे भारतीय संविधान में। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न, देखिए अगले प्रश्न को महत्वपूर्ण प्रश्न और बड़ी बारीकी से समझिएगा। अगर एक भी पॉइंट आपके समझने से रह गया तो आप इस प्रश्न का अर्थ और मतलब नहीं समझ पाएंगे, ना सही उत्तर दे पाएंगे। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है एक विधायक के मत का, यानी कि सारे जो ऑप्शन दिए गए ये हमारे राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित दिए गए कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए क्या प्रोसीजर और कितनी कैलकुलेशन कैसे कैसे होती है। देखिए एक विधायक के मत का राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य का, यानी कि इसमें भाग देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए एक विधायक कौन होता है दोस्तों? एमएलए। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहां पर आपका एमएलए आवश्यक रूप से होगा। एमएलए को कौन चुनता है? एमएलए को चुनती है आपकी जनता। कौन चुनती है दोस्तों? जनता। तो यह क्या दे रखा है? एक विधायक, यानी कि एक विधायक के मत मूल्य, यानी कि एक विधायक जो वोट डालता है उसका मूल्य कितना है। देखिए एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकाल सकते हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। अब देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, देखिए समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश में कुल 404 सीटें हैं, इतने ही विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य हुए दोस्तों। तो यहां पर उनका मतलब है कि उत्तर प्रदेश से अगर गया तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य, जितनी भी हमारी राज्य विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित कुल सदस्य। देखिए यूपी में 404 हैं, राजस्थान में आपकी 200 सीटें हैं। तो ये कुल इसकी गणना मैंने नेक्स्ट पेज पर दे रखी कि टोटल कितनी राज्य विधानसभा में सीटें हैं। और देखिए राज्य में जितनी जनसंख्या होती है, जैसे राजस्थान में जनसंख्या हुई, उत्तर प्रदेश में हुई, गुजरात में हुई, पंजाब में हुई, बिहार में हुई, हरियाणा हुई, तो उन सारी कैलकुलेशनों को रख के 1/1000 से आपका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो होता है एक विधायक का मूल्य निकल करके आ जाता है। ओके दोस्तों, अब देखिए एक संसद सदस्य के मत का मूल्य। अब देखिए संसद सदस्य कौन होता है? संसद सदस्य होता है हमारा, संसद सदस्य होता है एमपी। कौन कहलाता है? एमपी। एमपी जो होता है, देखिए एमपी को हमारे विधायकों द्वारा चुना जाता है। सभी सदस्यों के विधायकों के मत का कुल मूल्य, यानी कि विधायक हमारे किसको चुनते हैं? एमपी। यानी कि विधायकों के मत के कुल मूल्य और संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या। ओके दोस्तों, और देखिए निश्चित मतों का भाग कैसे कर सकते हैं? जितने भी कुल वैध मत निकल के आए हैं उन्हें 1 + 1 = 2 कर देते हैं। अब देखिए पहले इसे लैंग्वेज में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए पहले पॉइंट को, इसमें देखिए इसमें क्या है। देखिए कहना चाह रहा है प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, कौन? प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या। ओके दोस्तों, उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो दोबारा बोल देता हूं। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, क्या चीज प्राप्त कर रहा है? प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या कैसे प्राप्त होती है? उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? प्रत्येक राज्य के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या प्राप्त होती है। भाग देने पर यह संख्या प्राप्त हो जाती है।
अब देखिए दूसरे पॉइंट को भी लैंग्वेज समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए हमारी संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या सभी राज्यों के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होता है? देखिए जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के विधायक हुए यानी कि एमएलए हुए, उनके मतों के मूल्य को किससे भाग देना है? संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है यहाँ पर आप इस बात को समझ चुके होंगे। देखिए दोस्तों और मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए दोस्तों क्रिसमस की वजह से यहाँ पर शोर शराबा थोड़ा ज्यादा है। देखिए आगे बढ़ता हूँ मैं। आपका जो विकल्प नंबर तीसरा है शब्दों में व्यक्त करने का प्रयास करता हूँ। देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कोई निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक होता है। देखिए मतों का एक निश्चित भाग कुल वैध मत जितने होते हैं वो और निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़कर प्राप्त होता है। यानी कि इस सूत्र के द्वारा, तो तीसरा सूत्र मैंने आप लोगों को दे रखा है, उसके द्वारा प्राप्त होता है। अब देखिए इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर आपके पीछे एक चार्ट लगाया है। देखिए लोकसभा सांसद कितने यूपी में 80 हैं, राज्यसभा सांसद 31 है, विधायक कितने 404 और विधान परिषद के सदस्य कितने 100। और देखिए कुल हमारे लोकसभा सांसद 545 हैं और राज्यसभा सांसद 245 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन सारी चीजों को जोड़ा जाता है। 545 तो आपके हमारे लोकसभा सदस्य सांसद और राज्यसभा सांसद आपके 245। और देखिए उसके बाद अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो कुल जो विधायक हैं आपके कुल विधायक आ जाते हैं आपके 4369। कितने आ जाते हैं? 4369। और देखिए विधान परिषद के सदस्य कौन? विधान परिषद के सदस्य आपके अगर काउंट करेंगे तो आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। देखिए 100 एक है, 78 एक हैं और 75 एक है, 75 एक हैं और 56 एक हैं, 34 एक हैं और 36 एक हैं। देखिए इसमें एक चीज आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों कि यहां पर आपकी जो कैलकुलेशन की जाती है लोकसभा के सांसदों द्वारा, राज्यसभा के सांसदों द्वारा, जितने विधायक हैं उनके द्वारा और विधानसभा के सदस्य, ये सब लोग मिलकर हमारे राष्ट्रपति को चुनने का कार्य करते हैं दोस्तों। और देखिए राज्य की कुल जनसंख्या का क्या तात्पर्य है? देखिए भारत की जनसंख्या हर 10 साल में गिनी जाती है, यानी कि हर 10 साल में गिनी जाती है, यानी कि 2021 में और देखिए 2011 में गिनी गई थी। और उस सबसे पहले आपकी काफी साल पहले 1971 में भी भारत की जनसंख्या को गिना गया था। अब देखिए 1971 की जनसंख्या इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखिए हमारा भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का है, आप लोगों ने देखा भी होगा। जैसे कि मैं भारत के नक्शे को यहाँ ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ तो देखिए दोस्तों हमारा भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार का है। तो आप लोग पाएंगे कि भारत में जो नीचे का हिस्सा है आपका, यहाँ पर वर्तमान में जनसंख्या घनत्व कम है और यहाँ जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो हाईएस्ट है। तो दोस्तों जो नीचे वाले राज्य क्षेत्र थे इन्होंने प्रश्न उठाया कि आप जो विधायक चुनते, जो सांसद चुनते, तो हमारे तो पॉपुलेशन ही कम है, तो हम लोगों का तो जो राष्ट्रपति चुनने के अधिकार में काफी प्रॉब्लम आएगी, हमारा पूर्ण मत हो ही नहीं पाएगा कि हम लोग क्या चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि 1971 में जनसंख्या का अनुपात ऊपर और नीचे भारत में दोनों जगह समान था, इसीलिए भारत में 42वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन लाया गया दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन लाया गया। उसके द्वारा राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया को और वोटिंग डालने की प्रक्रिया 1971, यानी विभिन्न राज्यों से जो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य लिए जाते हैं 1971 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। और 42वें संविधान संशोधन में कब तक के लिए प्रावधान किया गया? सन 2000 तक के लिए प्रावधान किया गया। उसके बाद देखिए दोस्तों 2000 के बाद आपकी सन आ जाती है 2002। कौन सी सन आ गई आपकी? 2002 हमारी सन आ गई। 2002 में क्या किया गया दोस्तों? 2002 में आपके 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, कौन से? 84वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस चीज को बढ़ा दिया गया कि 2026 तक
आपकी 1971 की जनसंख्या के डाटा के अकॉर्डिंग ही राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव होता रहेगा। ओके दोस्तों, ये बात आप लोगों को मैंने अच्छे से यहाँ पर समझा दी। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, आज का अपना प्रश्न नंबर 5वां। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किस पद्धति द्वारा किया जाता है? जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है राष्ट्रपति का चुनाव। प्रत्यक्ष रूप से ये कि दोस्तों कि आप वोट डालने के लिए गए, वोट डालने के बाद राष्ट्रपति के चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े हुए और आपने जैसे ज्यादा वोट डाले वो जीत गया। तो दोस्तों अपन लोग इंडिया में रहते हैं हम सब लोग, तो यहाँ ऐसी प्रोसीजर तो है नहीं कि राष्ट्रपति का चुनाव हम वोट डाल के करें, तो ये चीज तो आपकी गलत है। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है दोस्तों। यही पद्धति है हमारे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। विकल्प पहला व दूसरा तो गलत है ही आपका, निम्न में से कोई नहीं, ये भी गलत है, यानी कि आपका यहाँ पर दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6। भारत का राष्ट्रपति सदैव होगा, ये संविधान के भारत का राष्ट्रपति सदैव एक होगा। क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति सदैव एक होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रपति सदैव एक होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद 54 में या अनुच्छेद 55 में? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 54 में यह बात कही गई है कि हमारे भारत का राष्ट्रपति सदैव एक होगा। अब देखिए बाकी के अनुच्छेदों के संदर्भ में मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा। देखिए आपका अनुच्छेद 53 अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका की शक्ति दे रखी है और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 7वां। देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन पूछ रहा है प्रश्न हमारा। देखिए, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। देखिए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद से संबंधित जो भी जांच होगी, उस जांच का और जो भी फैसला होगा वो उच्चतम न्यायालय में होता है और वही फैसला अंतिम होता है, सर्वमान्य होता है। वो फैसला भारत की जनता को, सभी मंत्रियों को, राजनेताओं को फैसला आवश्यक रूप से मानना होता है। देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, यानी कि पूरे सदस्य हाजिर नहीं हुए या उस पर पद रिक्त रह गए थे। इस आधार पर आप भारत के राष्ट्रपति के चुनाव को, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दे सकती। वहां पर जितने कैंडिडेट अवेलेबल होंगे उन्हीं से ही चुनाव करवाया जाएगा। ये नहीं है पद रिक्त है तो पहले पदों को भरा जाएगा, मतलब कि निर्वाचन मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर। ओके दोस्तों, ये बात मैंने आप लोगों को बता दी है। अब देखिए, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने घोषणा करी उससे पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे तथा अप्रभावी रहेंगे। सपोज करके चलिए 1 जनवरी को हमने राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा दायर करा या महाभियोग लेकर के आए और उस महाभियोग को लागू होते होते या आरोपों को साबित होते होते आपके हो गए 30 जनवरी। तो प्रश्न ये कह रहा है, आपका विकल्प ये कह रहा है कि जब उस पर विवाद यानी कि जब उस पर आरोप लगे वो साबित हो जाएंगे तब से उसे राष्ट्रपति पद के योग्य नहीं माना जाएगा, या जिस तारीख को आपका महाभियोग लगाता उस तारीख से नहीं माना जाएगा। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है तो उच्चतम न्यायालय जो घोषणा कर देगी उससे पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे तथा प्रभावी नहीं रहेंगे। प्रश्न ये कह रहा है जो कि आपका गलत कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध माने जाएंगे लिखा हुआ है, जबकि अवैध नहीं माने जाएंगे। जब तक उच्चतम न्यायालय इस बात की घोषणा नहीं कर देगा कि वो गलत प्रोसीजर अपना रहा है या उसने गलत किया है, तब तक उसके फैसले को अवैध नहीं माना जाएगा
तथा उसके फैसले प्रभावी बने रहेंगे। ओके दोस्तों, देखिए उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर आपका कथन तीसरा असत्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग इस प्रश्न को समझ चुके होंगे। यानी कि उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने अगर घोषणा 30 जनवरी को की है तो इससे पहले उसने 29 जनवरी 28 जनवरी जो भी उसने कार्य किए वो अवैध नहीं माने जाएंगे और वो कार्य उसके प्रभावी रहेंगे। परंतु 30 जनवरी वाले दिन ही वो कोई निर्णय करता है, कोई फैसला करता है, ये 1 फरवरी को करता है, तो वो सारे के सारे फैसले आपके गलत माने जाएंगे उसके, और उन्हें अमल में नहीं लाया जाएगा, कार्रवाई में नहीं लाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 8वें की ओर। देखिए, राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्यता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61। तो देखिए दोस्तों, हमारे भारत के राष्ट्रपति को चुने जाने के लिए जो योग्यता दी गई है वह अनुच्छेद 58 में दी गई है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आपको नेक्स्ट पेज पर आवश्यक रूप से बताऊंगा। उससे पहले आप ये जान लीजिए कि अनुच्छेद 59 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाओं के बारे में बताता है, और अनुच्छेद 60 या 60 ये राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण के संबंध में जानकारी देता है, और अनुच्छेद आपका 61 ये राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करता है। देखिए प्रश्न नंबर 9, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए वर्तमान में उम्मीदवारों के कम से कम कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए? प्रस्तावक और अनुमोदक एक प्रकार से आप गारंटर मान सकते हैं। अगर प्रस्तावक और अनुमोदकों से कुछ सिक्योरिटी राशि जमा करवाई जाती है जो उस आदमी की जमानत देते हैं, जमानत होती है वो, अगर वो व्यक्ति चुनाव में हार जाता है तो वो जमानत राशि या कुछ वोट तय किए जाते हैं उनसे कम वोट लेकर के आता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ऐसा ही कार्य आपके मेयर के चुनाव में होता है, एमएलए के चुनाव में होता है, एमपी के चुनाव में होता है। सब में एक जमानत राशि रखी जाती है और सबके अनुमोदक और प्रस्तावक होते हैं, फिर चाहे वो 2 व्यक्ति हो, 5 व्यक्ति हो या 3 व्यक्ति हो। यहाँ तक कि आप अगर छात्र संघ का चुनाव लड़ेंगे तो छात्र संघ के चुनाव के लिए भी आपको प्रस्तावक और अनुमोदक यानी कि आपको अपने गारंटर देने होते हैं। उनकी संख्या 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। परंतु यह प्रश्न आपके राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछ रहा है, तो देखिए राष्ट्रपति के संदर्भ में 10 प्रस्तावक और 10 अनुमोदक होंगे, या फिर 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे, या फिर 25 प्रस्तावक और 25 अनुमोदक होंगे, या 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होंगे। तो दोस्तों वर्तमान में राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों में कम से कम 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। देखिए इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता हूं। देखिए, राष्ट्रपति को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत, राष्ट्रपति को शपथ के विषय में तो खैर मैं आपको बता ही चुका हूं कि अनुच्छेद 60 के तहत दिलाई जाती है, पर इस प्रश्न से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देखिए। यहाँ पर दोनों प्रश्नों से संबंधित देखिए राष्ट्रपति के पद हेतु योग्यता में भारत का नागरिक हो। सबसे पहली क्या योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, परंतु किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये तो हमारे भारत के राष्ट्रपति पद पर चुनाव लड़ने वाले या निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए योग्यताएं हैं। ओके दोस्तों, अब दूसरे प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु में आप लोगों को बता देता हूं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन के उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रश्न में आप लोगों को बता चुका हूं। और देखिए प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। कितने जमा करेगा? 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6, मैंने कहा था ना वोटों की कुछ संख्या रखी जाती है, तो जो उम्मीदवार है, कुल जो उम्मीदवार खड़ा होता है राष्ट्रपति के चुनाव, राष्ट्रपति बनने के लिए, तो उसको मत अगर 1/6 भाग से भी कम मत प्राप्त होते हैं, या 1/6 जो यानी 100 में से 100 का 1 भाग में हिस्सा मतों के रूप में प्राप्त करने में असफल रहता है, तो इन सारे लोगों की जो उसके होते प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं, उनकी सारी की सारी राशि जब्त कर ली जाती है, जिसे जमानत जब्त करना कहलाता है। देखिए 1997 से पूर्व प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी।
यानी कि उससे पहले 10 प्रस्तावक लिए जाते थे और 10 अनुमोदक लिए जाते थे। तथा जमानत राशि आपकी 2500 थी। कितनी थी जमानत राशि जो जब्त होती थी? 2500। अब कितनी है? 15000। और देखिए 1997 में इसे बढ़ा दिया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते। यानी कि इस सारी कार्रवाई इसलिए की गई है कि आप चुनाव को गंभीरता से लें और गंभीरता से लड़ें। और वैसे भी ये भारत के प्रथम नागरिक का चुनाव होता है, भारत के महामहिम का चुनाव होता है, तो इस चुनाव को गंभीरता से ही लड़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री दिलाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष दिलाते हैं, या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, या राज्यसभा के अध्यक्ष दिलाते हैं? तो आप लोगों को बता देता हूं, हमारे राष्ट्रपति जी को शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलवाई जाती है। कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति जी को शपथ दिलवाई जाती है। और देखिए, राष्ट्रपति जी को शपथ अनुच्छेद 60 के तहत दिलवाई जाती है। किसके तहत दिलवाई जाती है? अनुच्छेद 60 के तहत। लिख लेना, अगर आप लोगों को जानकारी नहीं है तो किस अनुच्छेद के तहत दिलवाई जाती है? अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाते हैं और उनकी उपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीशों द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है, उच्चतम या वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा। देखिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 11वें की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 11वां, राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान। देखिए, शपथ और प्रतिज्ञान दोनों एक ही शब्द हैं के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? देखिए, राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहा है ये कि कौन सी चीज शपथ के टाइम पर शामिल नहीं होती है। देखिए, राष्ट्रपति जी शपथ लेते हुए कहते हैं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निहित रहूंगा, यानी कि लगा रहूंगा, और भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के हर निर्णय का समर्थन करूंगा। तो गलत तथ्य पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें गलत तथ्य यही है कि भारत का राष्ट्रपति यानी कि भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के हर निर्णय का समर्थन करने के लिए पाबंद नहीं है। वो तो अपनी शपथ लेते टाइम पे 3 शपथों को महत्वपूर्ण रूप से लेता है, जो मैंने आप लोगों के सामने रख दिए कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करेगा, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा, भारत की जनता की सेवा और उनके कल्याण में निहित रहेगा। ये शपथ हमारे भारत के राष्ट्रपति जी को दिलवाई जाती है। किसके द्वारा दिलवाई जाती है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा ये शपथ दिलवाई जाती है। प्रश्न नंबर 12वां देखते हैं अपना आज का। देखिए, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति का वेतन है। देखिए, राष्ट्रपति एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए इसे आप अच्छे से तैयार कर लेना और वीडियो को पूरा देखना। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रपति का वेतन है 50,000 प्रति माह, 1.5 लाख प्रति माह, 1 लाख प्रति माह या 5 लाख प्रति माह। तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी सही है आपका। भारत के राष्ट्रपति जी का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह है। देखिए दोस्तों, यह एक चीज और जान लीजिए, 2002 में हमारी भारतीय संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया था। और देखिए, तथा पेंशन जो है उनकी, उसके मासिक वेतन की आधी, यानी अगर उनकी जो पेंशन कर दी गई थी उसकी आधी पेंशन कर दी गई थी, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपके है तो इसके आधे पेंशन के रूप में आप लोगों को या राष्ट्रपति जी को मिलेंगे। इसके अलावा जो भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है, यानी कि राष्ट्रपति पद से हट चुका होता है, उसको राष्ट्रपति उनको क्या मिलता है? देखिए, सुसज्जित आवास मिलता है रहने के लिए, फोन की सुविधा मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, कार की सुविधा मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, चिकित्सा सुविधाएं भी उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं, और सचिवालय कालीन जो स्टाफ होता है उन्हें वो स्टाफ मिलता है, और 60,000 रुपये प्रति वर्ष उनके कार्यकालीन खर्च पर उन्हें दिया जाता है। ओके दोस्तों, कार्यालयीन खर्च पर, कार्य में जो खर्च करेंगे उसके लिए 60,000 रुपये दिए जाते हैं। अब देखिए, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर आसीन था और वो मर गया तो उसकी पत्नी को या उसके पति को क्या मिलेगा? जो राष्ट्रपति को जो आपकी आधी पेंशन मिलती थी, यानी कि 1.5 लाख रुपए के आधे जो उन्हें मिल रहे थे, उसका आधा पेंशन के रूप में उसके वाइफ को या हस्बैंड को दिया जाता है, और आवास भी दिया जाता है, फोन की सुविधा, कार सुविधा, ये सारी चीजें भी उन्हें दी जाती हैं। ओके दोस्तों, और कार्यकालीन खर्च जो होता है 12,000 रुपये रह जाता है।
प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13वां। सारे अच्छे अच्छे और बेहतरीन प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। देखिए, भारत राष्ट्रपति की पदावधि यानी पद की अवधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? नहीं, भारतीय राष्ट्रपति की पदावधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन पूछ रहा है। देखिए, पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक व्यक्ति राष्ट्रपति बना रहता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्याग पत्र दे सकता है, यानी कि अपना इस्तीफा राष्ट्रपति कभी भी दे सकता है। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है कि एक राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है और इस बीच में अगर वो अपना इस्तीफा देना चाहे तो अपना इस्तीफा दे सकता है। और देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर भी उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। और देखिए, उत्तराधिकारी पद ग्रहण करे या ना करे, राष्ट्रपति अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होते ही पद से हट जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात आपकी बिल्कुल गलत दी गई है। देखिए, क्योंकि जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद भी पद पर बना रह सकता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। ओके दोस्तों, देखिए, भारत का राष्ट्रपति अनेक बार इस पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। हमारे यहाँ अमेरिका की तरह व्यवस्था नहीं है कि अमेरिका में सिर्फ कोई व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि भारत में अगर कोई व्यक्ति योग्य है तो वो राष्ट्रपति काफी बार बन सकता है। ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि वो 2 बार ही राष्ट्रपति बनेगा। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न नंबर 14वां। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाअभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत प्रारंभ की जाती है? अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 62 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत, या निम्न में से कोई नहीं? तो आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो महाअभियोग की प्रक्रिया जो आपका अनुच्छेद दे रखा है, महाअभियोग की प्रक्रिया को आपका अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत लगाया जाता है? महाअभियोग अनुच्छेद 61 के तहत, यानी कि यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही है। और देखिए, अनुच्छेद 62 क्या होता है? अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का जो पद है उसकी रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव कराने का जो समय होता है उससे संबंधित है। और अनुच्छेद 65, आपका अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, इस चीज से संबंधित है। यानी कि उपराष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति बाहर चला जाता है, अस्वस्थ होता है, या अपना कार्य संभालने में अस्वस्थ होता, यानी कि पूर्ण रूप से कोई ऑपरेशन वगैरह कराता है या देश के बाहर होता है, तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के तहत उनका कार्यभार संभाल सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। महाअभियोग के तहत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में से नीचे वर्णित कौन सी प्रक्रिया सही नहीं है? देखिए, इस प्रश्न का महत्वपूर्ण उद्देश्य तो आप लोगों को यह बताना है कि महाअभियोग के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। देखिए, महाअभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं या लगाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाअभियोग के जो आरोप है वो आप संसद के किसी भी सदन में लगा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, राष्ट्रपति पर लगे आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। देखिए दोस्तों, ये तो कंपलसरी चीज है। अगर आप राष्ट्रपति पर लगे आरोपों पर सदन में 1/4 से अधिक सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब वो चुनाव लड़ता है तो उस टाइम पर 50 अनुमोदक होते हैं और ये सारी 100 की कैंडिडेट में उनकी जमानत लगाई जाती है। प्रस्तावक और अनुमोदक 100 होते हैं उनके टोटली। तो दोस्तों, जब उन्हें हटाया जाएगा तो 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर तो चाहिए ही चाहिए। ये तो फैक्ट की बात है दोस्तों। और महामहिम को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महामहिम यानी कि राष्ट्रपति जी को 14 दिन का नोटिस देने का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये चीज। और देखिए, यह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात, यानी सबसे पहली बात चीज है, जहां भी ये प्रस्ताव लाया गया है वहां ये 2/3 मत से पारित होना चाहिए। उसके पश्चात दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरे सदन की ये जिम्मेदारी है कि इन आरोपों की जांच करे वो सबसे पहले। ओके दोस्तों, ये बात भी आपकी सही है। आगे देखिए, राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित करने की तिथि से पद से नहीं हटाया जा सकता। जब उन पर लगे आरोप साबित हो तब से उन्हें हटाया जा सकता है। देखिए, 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं और उच्चतम न्यायालय में केस चलता है, तो मैंने आप लोगों को बताया था 1 जनवरी को केस चला और वो हटे 30 जनवरी को। तो उन्होंने 29 जनवरी तक जो भी कार्य के जो आदेश दिए वो तो माने जाएंगे। परंतु दोस्तों, क्योंकि वो 29 जनवरी तक राष्ट्रपति पद पे आसीन थे,
कार्य के संबंध में बताए। अब देखिए पद पे अब क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से पद से नहीं हटाया जा सकता, तो ये चीज गलत है। अगर प्रस्ताव आपका 1 जनवरी को ही आया था तो राष्ट्रपति जी को 1 जनवरी से ही पद से हटा हुआ माना जाएगा, अगर उन पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो। कब माना जाएगा? जब उन पर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो। और दोस्तों आज तक हमारे भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है, ये महत्वपूर्ण बात है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, महामहिम पर महाभियोग के प्रस्ताव को लगाए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महामहिम यानी कि राष्ट्रपति। देखिए, महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। दोस्तों ये संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, फैक्ट की बात है और बिल्कुल सही है। अब देखिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया से क्यों कहा जाता है वो आपको अगले ऑप्शन में पता पड़ जाएगा। देखिए, संसद के नामांकित सदस्यों जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाअभियोग में भाग ले सकते हैं। यानी कि वो सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति को चुनने या निर्वाचित करने की प्रक्रिया भाग नहीं लिया था, जब महाअभियोग लगता है तो वो लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। ओके दोस्तों, दूसरा देखिए, संसद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली व पौंडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभा के सदस्य इस महाअभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। ओके दोस्तों, यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पौंडुचेरी केंद्र शासित राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। यानी कि वह व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। राज्य विधानमंडल के, दिल्ली के, पौंडुचेरी के और राज्य विधानमंडलों के सदस्य जिन्होंने महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में जिन्होंने भाग लिया था। यानी कि ये सारे लोग मिलकर के पहले राष्ट्रपति को चुनाव करते हैं, परंतु जब महाभियोग लगता है तो राज्य विधानमंडल के जितने भी सदस्य होते हैं वो और दिल्ली और पौंडुचेरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों को इसमें महाभियोग में शामिल होने का अधिकार प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर मैं क्या कहना चाह रहा था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 देखिए, महामहिम के पास निम्न में से कौन सी शक्ति नहीं होती है? हमारे भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, परंतु प्रश्न पूछ रहा है कौन सी शक्ति नहीं होती है। देखिए, कार्यकारी और विधायी शक्तियां, या वित्तीय और न्यायिक शक्तियां नहीं होती, या कूटनीतिक और सैन्य शक्तियां नहीं होती, या राजनीतिक और व्यावसायिक शक्तियां नहीं होती। तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों, हमारे भारत के महामहिम के पास राजनीतिक और व्यापारिक शक्तियां नहीं होती हैं, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है, भारत का जो संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति का जो पद है वो संवैधानिक पद है, तो उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। इन शक्तियों के अलावा राष्ट्रपति के पास आपातकालीन शक्तियां और होती हैं, जिन्हें मैं अपने पिछले जिन शक्तियों के विषय में आप लोगों को अपने पिछले अध्याय में जानकारी दे चुका हूं। देखिए, यह सब राष्ट्रपति द्वारा जितनी शक्तियां मैंने आप लोगों को बताई हैं, यह सब राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और किए जाने वाले कार्य हैं। अब देखिए, कार्यकारी शक्तियों में क्या क्या चीज आ जाती है वो मैं आप लोगों को और यहीं पर क्लियर करना चाहूँगा। देखिए, राष्ट्रपति जी के पास जो कार्यकारी शक्ति होती है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज आती है। देखिए दोस्तों, कार्यकारी शक्ति में भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उनके नाम पर किए जाते हैं। यानी भारत सरकार के जितने भी शासन संबंधी कार्य होते हैं राष्ट्रपति जी के नाम पर किए जाते हैं। एक तो ये कार्यकारी शक्ति उनके पास होती है। और देखिए, वह नियम बना सकता है, कौन? राष्ट्रपति, ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अनुदेश वैध माने जाएं, यानी कि सही माने जाएं। और देखिए, वे प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और देखिए, केंद्र के प्रशासनिक कार्य और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ओके दोस्तों, और देखिए, भारत के राष्ट्रपति स्वयं नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। यानी केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालने की योग्यता आपकी कार्यकारी शक्ति के तहत राष्ट्रपति को होती है। और देखिए, हमारा भारत का राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है, उसे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियां भी प्राप्त होती है। ओके दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर 19वां या 18वां।
देखिए, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति महामहिम द्वारा नहीं की जाती, यानी कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। तो दोस्तों बहुत सारी नियुक्तियां हैं जो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, परंतु इनमें से एक ऐसी नियुक्ति है जो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। देखिए वो कौन सी है। भारत के महानियंत्रक की या महालेखागार परीक्षक की, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की या संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की, प्रधानमंत्री जी की या राज्यों के मुख्यमंत्री की। दोस्तों राज्यों के मुख्यमंत्री या आपके जनता चुनती है और एमएलए वगैरह इन लोगों को चुन करके राष्ट्रपति यानी कि मुख्यमंत्री बनाते हैं राज्यों के। ये मुख्यमंत्री को चुनना आपका या नियुक्त करना राष्ट्रपति जी का कार्य नहीं है। भारत का जो राष्ट्रपति है वह क्या क्या कर सकता है, क्या क्या चुनने की शक्ति है, वो आप लोगों के सामने है। देखिए भारत के महानियंत्रक महालेखा परीक्षक को चुन सकता है ये या नियुक्त कर सकता है। ओके दोस्तों, और चुनाव आयुक्त के साथ जो सदस्य होते हैं उनको भी चुन सकता है और अन्य चुनाव आयुक्तों को भी चुन सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को चुन सकता है, सदस्यों यानी कि राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति कर सकता है, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की भी नियुक्ति कर सकता है। और भारत के महान्यायवादी, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, भारत के महान्यायवादी कौन, महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है उसे भी कौन चुनता है, आपके राष्ट्रपति जी चुनते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। और भारत के मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, आपके भारत के राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। देखिए अगला प्रश्न, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है या आपका राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है या राज्यपाल। तो देखिए दोस्तों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक आयोग की नियुक्ति हमारे भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज आप लोगों को और बता देता हूं, केंद्र, राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतरराज्य परिषद, क्या दोस्तों, एक अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। ये बात मैं आपको अपने पिछले अध्याय में बता चुका हूं या दोबारा बता रहा हूं कि देखिए केंद्र और राज्य के बीच में अंतरराज्य परिषद की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करता है। ओके दोस्तों, और जितने भी सारे राष्ट्रपति जो कार्य करता है ये सब कुछ अपनी कार्यकारी शक्तियों के अधीन करता है। अब देखिए आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20वां, महामहिम यानी कि राष्ट्रपति, महानियंत्रक व लेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट किसके समक्ष रखता है। प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी रिपोर्ट वो लोग राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को किसके समक्ष रखता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बड़ा ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर मैंने लिया है दोस्तों। तो देखिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास उन रिपोर्टों को रखेगा या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पास रखेगा या भारत की संसद के पास रखेगा या लोकसभा अध्यक्ष के पास रखेगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका भारत का राष्ट्रपति उनसे ली गई रिपोर्टों को भारतीय संसद के पास रखता है। ओके दोस्तों, यह सुन लीजिए थोड़ा सा, राष्ट्रपति का यह कार्य जो वो रिपोर्ट लेकर संसद में रखता है उसका यह कार्य विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, जो राष्ट्रपति के पास जो विधायी शक्ति होती है उसके अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ वह लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष दोनों के रिक्त पद हों तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता भी सौंप सकता है। और दोस्तों भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह अपनी विधायी शक्तियों के तहत साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी कर सकता है। कितने सदस्यों को, 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है और लोकसभा में 2 अंगल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। दोबारा सुन लीजिए, 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है और लोकसभा के लिए 2 अंगल भारतीय एंग्लो इंडियनों को व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। और ये दोनों कार्य वो किसके तहत करता है, उसको जो विधायी शक्तियां दी गई हैं। प्रश्न की महत्वपूर्णता या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि ये कार्य किस शक्तियों के तहत करता है, तो वो शक्तियां हैं विधायी शक्तियों के अंतर्गत ये कार्य वो करता है। देखिए राष्ट्रपति के बाद बहुत सारी शक्तियां होती है, कार्यकारी शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां होती हैं, वित्तीय शक्तियां होती हैं। तो प्रश्न आजकल काफी घूम के पूछा जाता है कि किस शक्तियों के तहत करता है, तो इन दोनों की नियुक्ति वो आपकी विधायी शक्तियों के तहत करता है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब आवश्यक रूप से करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इसका लिंक शेयर करें और उन्हें बताएं कि एक ऐसा चैनल है यूपीएससी आईएएस की पूरी तैयारी
आपको हिंदी माध्यम से करवा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को पूरी तैयारी करवाई जाएगी, इसलिए आप घबराएं नहीं। फरवरी में यूपीएससी आईएएस प्री के फॉर्म भरे जाएंगे और देखिए छठे महीने में आपका पेपर होगा। तो मात्र 5 महीने आपके पास, अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें और एक प्रॉपर तरीके से करें। ओके दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपनी ऐसी एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।